हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 9th जो कि एनसीईआरटी है उसको पढ़ेंगे। ठीक है। और वे बच्चे जो पीपीएससी 4.0 की तैयारी कर रहे हैं, साथ ही वे बच्चे जो क्लास 9th में हैं और एनसीईआरटी का फर्स्ट लेसन फ्रांस की क्रांति जिन्हें समझने में दिक्कत हो रही है, वे इस वीडियो को देख सकते हैं। आज हम लोग कौन सी पढ़ेंगे? फर्स्ट लेसन फ्रांस की क्रांति को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रांस की क्रांति 14 जुलाई 1789 की सुबह पेरिस में आतंक का माहौल था। तो पेरिस कहाँ है? पेरिस फ्रांस में है। और फ्रांस में जो है, फ्रांस के पेरिस में 14 जुलाई 1789 को सुबह में जो है आतंक का माहौल था। ये आतंक का माहौल क्यों था, जरा देख लेते हैं। तो सम्राट ने सेना को शहर में घुसने का आदेश दे दिया था। यहाँ का जो सम्राट था वो सेना को बुला लिया था। अफवाह थी कि वह सेना को नागरिकों पर गोली चलाने का आदेश देने वाला था। ऐसा अफवाह चारों तरफ फैल गया था कि जो सेना है उसको आदेश मिला है कि सभी नागरिकों पर गोलियां चला दी जाएं। ठीक है। लगभग 7,000 मर्द तथा औरतें जो हैं टाउन हॉल के सामने एकत्र हुए हैं। कितने? 7,000 लेडीज एंड जेंट्स जो हैं टाउन हॉल के सामने एकत्र हो गए। उन्होंने एक जन सेना का गठन करने का निर्णय लिया। ले लिया। ठीक है। हथियारों की खोज में वे बहुत से सरकारी भवनों में जबरन जो है प्रवेश करने लगे। अब जो लोग थे वे कैसे सैनिक से लड़ेंगे? तो गोला बारूद हथियार चाहिए, तो इसके लिए वे लोग क्या करने लगे? जगह जगह सरकारी भवन में जाने लगे। अंततः सैकड़ों लोगों का एक समूह पेरिस नगर के पूर्वी भाग की ओर चल पड़ा। ये जो पेरिस है मानते हैं, इसके पूर्वी भाग की तरफ चलने लगा और बास्तिल किले की जेल को तोड़ डाला। यहाँ पे एक किला था, बास्तिल का किला, और वहाँ पे एक जेल था, उसको उन लोगों ने तोड़ डाला। ठीक है। जहाँ भारी मात्रा में गोला बारूद मिलने की उन लोगों को जो है संभावना थी। हथियारों पर कब्जे की इस सशस्त्र लड़ाई में बास्तिल का कमांडर जो है मारा गया। अब बास्तिल का कमांडर कौन था? तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है बर्नार्ड लाउने। कौन था? बर्नार्ड लाउने जो था। देखिए हुआ क्या। तो एक दिन की बात है, 14 जुलाई 1789 को फ्रांस में कि पेरिस में जो है लोग, ढेर सारे लोग इकट्ठा होने लगे और वहाँ पे ये फैल गया था बात, अफवाह, कि राजा जो है सभी लोगों को मरवाना चाहता है, गोलियां चलाने का आदेश दे दिया है सैनिकों को। अब ये लोग जो है वे हथियार इकट्ठा करने के लिए चले गए, जगह जगह सरकारी भवन में घुसने लगे। इसी क्रम में वे चले जाते हैं बास्तिल के किले पे, और बास्तिल का किला जो है वहाँ पे इन लोगों को आशा था कि यहाँ पे हथियार मिल जाएगा। ठीक है। और इसी झड़प में बास्तिल का जो कमांडर था वो मारा जाता है। ठीक है। सम्राट की निरंकुश शक्तियों का प्रतीक होने के कारण बास्तिल किला लोगों की घृणा का केंद्र था। यहाँ का जो सम्राट था इस समय लुई 16वां, ये बहुत ही निरंकुश टाइप का था। ठीक है। और इसी के कारणवश बास्तिल का किला जो है लोगों के लिए घृणा का केंद्र बन चुका था। इसलिए किले को ढा दिया गया और उसके अवशेष बाजार में उन लोगों को बेच दिए गए जो इस ध्वंस को बतौर स्मृति चिन्ह संजोना चाहते थे। अब इस किले को भी ढा दिया गया और इसको जो है बेच भी दिया गया, इसके अवशेष को। इस घटना के बाद कई दिनों तक पेरिस तथा देश के देहाती क्षेत्रों में कई और संघर्ष हुए। तो धीरे धीरे चारों तरफ जो है देहाती इलाका से लेकर के सभी जगह संघर्ष होने लगे। अधिकांश जनता पाव रोटी की महंगी कीमतों का विरोध कर रही थी। अब ये सारा घटनाक्रम क्यों हो रहा था? तो पाव रोटी की जो कीमत है वो बढ़ चुकी थी, इसके वजह से। बाद में इस दौर का सिंहावलोकन करते हुए इतिहासकारों ने इसे एक लंबे घटनाक्रम की शुरुआती कड़ियों के रूप में देखा, जिनकी परिणति जो है फ्रांस के सम्राट को फांसी दिए जाने में हुई। हालांकि उस समय अधिकांश लोगों को ऐसे नतीजों की उम्मीद नहीं थी। तो अंततः क्या किया गया कि अंततः जो है राजा को फांसी मिली, तब जा करके ये सभी चीज़ें काफ़ी हद तक सुधरी। ठीक है। तो ये बास्तिल का किला है, आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा भी है बास्तिल का ध्वंस। चलिए अब आगे चलते हैं, फिर क्या हुआ, ये असल में हुआ कैसे, फ्रांसीसी समाज कैसा था 18वीं सदी में, और ये सभी घटनाएं क्यों हो रही थी फ्रांस में। आइए अब उन सब चीज़ों को जानते हैं। देखिए सन 1774 में, अच्छा, फ्रांस में जो है ना लुई 16वां था। लुई 16वां कहता था मैं ही राज्य हूँ। ये VVI क्वेश्चन है TRE 4.0 के लिए। ठीक है। तो सन 1774 में बुर्बो राजवंश का लुई 16वां फ्रांस की राजगद्दी पर आसीन हुआ। पहले तो लुई 14वां हुआ था, फिर 15वां हुआ, देन 16वां हुआ। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लुई 16वां कब राजगद्दी पर आसीन हुआ? तो 1774 में हुआ। किस वंश से था? तो बुर्बो राजवंश से संबंधित था। ठीक है। उसकी उम्र केवल 20 साल थी और उसका विवाह ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मेरी एंटोनेट से हुआ था।
तो उसका विवाह किससे हुआ था? तो ऑस्ट्रिया की राजकुमारी से हुआ था, मेरी एंटोनेट से। राज्यारोहण के समय उसने राजकोष खाली पाया। जब उसका राज्य अभिषेक हो रहा था तो उस समय राजकोष जो था वो खाली हो चुका था। क्यों खाली हो गया था? तो लंबे समय तक चले युद्धों के कारण फ्रांस के वित्तीय संसाधन जो है नष्ट हो चुके थे। अच्छा, पहले जो है क्या हुआ था, 1756 से 63 के बीच में ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में जो है एक सप्तवर्षीय युद्ध चला था। इसमें जो है फ्रांस का खजाना खाली हो चुका था। साथ ही एक और युद्ध हुआ था। अमेरिका जब स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहा था तो उस समय ब्रिटेन के खिलाफ जो है अमेरिका का सपोर्ट कर रहा था फ्रांस। एक सैनिक था, सैनिक टुकड़ी, उसका नेतृत्व कर रहा था नल्ला फायते, और वो जो है अमेरिका को सपोर्ट कर रहा था कि तुम ब्रिटेन से स्वतंत्र हो जाओ। तो इन सब के वजह से ना फ्रांस पर 10 अरब लिबरे का जो है कर्ज चढ़ चुका था, और इसी के वजह से जो है राजकोष पूर्णतः खाली हो गया था। ठीक है। लंबे समय तक चले युद्धों के कारण फ्रांस के वित्तीय संसाधन नष्ट हो चुके थे। वर्साई के विशाल महल और राज दरबार की शानो शौकत बनाए रखने के लिए फिजूल खर्ची का बोझ जो है अलग से था। तो शानो शौकत राजा लोगों का बनाए रखने के लिए यहाँ पे जो है फिजूल खर्च बहुत ज़्यादा हो रहा था। लुई 16 के शासनकाल में फ्रांस ने अमेरिका के 13 उपनिवेशों को शत्रु ब्रिटेन से आज़ाद कराने में सहायता दी थी। तो यही बात मैंने कहा कि आज़ाद करा रहा था ब्रिटेन से अमेरिका को, इस कारणवश भी उसका खजाना खाली हो गया था। इस युद्ध के चलते फ्रांस में 10 अरब लिबरे से अधिक का कर्ज जुड़ गया था, जबकि उस पर पहले से ही 2 अरब लिबरे का बोझ चढ़ा हुआ था। ठीक है। सरकार से दाता जो है अब 10% ब्याज की मांग करने लगे थे। फलस्वरूप फ्रांसीसी सरकार अपने बजट का बहुत बड़ा हिस्सा दिनों दिन बढ़ते जा रहे कर्ज को चुकाने पर मजबूर थी। अब जो कर्ज देने वाले थे सरकार को, वो 10% ब्याज मांग रहे थे कि 10% ब्याज पर अब हम आपको पैसा देंगे। ठीक है। और ये जो कर्ज का बोझ था दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहा था फ्रांस के गवर्नमेंट पे, राजा पे। अपने नियमित खर्चों जैसे सेना के रख रखाव, राज दरबार, सरकारी कार्यालयों या विश्वविद्यालय को चलाने के लिए फ्रांसीसी सरकार करों में वृद्धि के लिए बाध्य हो गई, पर यह कदम जो है काफ़ी नाकाफ़ी था। ठीक है। तो सब सेना के रख रखाव में या फिर जो भी राजशाही राज दरबार इन सब के रख रखाव पे काफ़ी खर्चा आ रहा था। आगे देखते हैं। 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज 3 स्टेट्स में बटा था और केवल तीसरे स्टेट के लोग जनसाधारण ही कर अदा करते थे। एक यहाँ पे फिगर दिया हुआ है, इसे हम लोग बहुत अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। 18वीं सदी में, कब? 18वीं सदी में फ्रांस का समाज 3 स्टेट में बटा था। प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट। प्रथम स्टेट में पादरी वर्ग आते थे, बीबीआई क्वेश्चन। सेकेंड स्टेट में कुलीन वर्ग, जिसे अभिजात वर्ग या सामंती वर्ग भी कहते थे, ये आते थे। ठीक है। और तीसरे स्टेट में सभी लोग आते थे। कौन कौन लोग आते थे? बड़े व्यवसायी, व्यापारी, अदालती कर्मचारी, वकील, इवन जज, अध्यापक, किसान, कारीगर, छोटे किसान, भूमिहीन मजदूर, नौकर, ये सभी आते थे। ठीक है। चलिए जान लेते हैं कि इन सभी की क्या विशेषताएं थीं, कैसे थे। तो सिर्फ इन्हीं लोगों को टैक्स देना था, ये, और ये टैक्स फ्री थे एकदम, कोई इनको टेंशन ही नहीं था कि मुझे टैक्स देना है। सारा टैक्स ये लोग वसूल के देते थे, इन्हीं लोगों से वसूला जाता था। वर्गों में विभाजित फ्रांसीसी समाज मध्यकालीन सामंती व्यवस्था का अंग था। प्राचीन राजतंत्र पद का प्रयोग समानतः 1789 से पहले के फ्रांसीसी समाज और संस्थाओं के लिए होता था। तो 1789 में जो है फ्रांस की क्रांति होती है, इसके पहले के शासन के लिए जो राजतंत्र का प्रयोग यहाँ पे किया जाता था। चलिए, फ्रांसीसी समाज की वर्ग व्यवस्था को दर्शाता है। चित्र 2 जो है फ्रांसीसी समाज की वर्ग व्यवस्था, ये चित्र 2 है। वर्ग व्यवस्था कैसे था उसको दर्शाता है। ठीक। पूरी आबादी में लगभग 90% किसान थे। कितने? 90% जो है लोग किसान थे, लेकिन ज़मीन के मालिक किसानों की संख्या बहुत कम थी। यानी कि जिनके पास ज़मीन हो ऐसे किसान जो हैं बहुत कम थे। लगभग 60% ज़मीन पर कुलीनों, चर्च और तीसरे स्टेट के अमीरों का अधिकार था। 60% ज़मीन ऐसे थे जिसपे कुलीन का अधिकार था, चर्च का अधिकार था और तीसरे स्टेट के अमीर लोगों का अधिकार था, गरीबों का नहीं, तीसरे के। ठीक है। प्रथम 2 स्टेट कुलीन वर्ग एवं पादरी वर्ग के लोगों को कुछ विशेषाधिकार जन्म से ही प्राप्त थे।
इनमें से सबसे महत्वपूर्ण जो है विशेषाधिकार था राज्य को दिए जाने वाले करों से छूट। तो मैंने पहले ही बता दिया कि फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट को कर नहीं देना पड़ता था। कुलीन वर्ग को कुछ सामंती विशेषाधिकार भी हासिल थे। वह किसानों से सामंती कर वसूलता था। जो सामंती कुलीन वर्ग था, जिसे अभिजात वर्ग या सामंती वर्ग कहते हैं, सेकेंड स्टेट, तो उसको जो है कुछ अलग ही विशेषाधिकार प्राप्त थे। वे जो है टैक्स वसूलते थे किसानों से। किसान अपने स्वामी की सेवा, स्वामी के घर एवं खेतों में काम करना, सैन्य सेवाएं देना अथवा सड़कों के निर्माण में सहयोग आदि करने के लिए बाध्य था। अब किसान जो है अपने स्वामी की सेवा करने के लिए बाध्य था। ठीक है। चर्च भी किसानों से जो है कर का एक हिस्सा टाइद, जो कि धार्मिक कर था, के रूप में वसूलता था। यहाँ क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इवन पूछा भी गया कि टाइद क्या था, एक धार्मिक कर था या भूमि कर था, प्रत्यक्ष कर था कि अप्रत्यक्ष कर था। तो यह एक धार्मिक कर था। ऊपर से तीसरे स्टेट के तमाम लोगों को सरकार को तो कर चुकाना ही होता था। इन करों में टाइल, जो कि प्रत्यक्ष कर था, और अनेक अप्रत्यक्ष कर शामिल थे। तो फ्रांस की जो जनता थी, जिसमें थर्ड स्टेट के लोग आते थे, उन लोगों को सिर्फ टैक्स देना होता था। फर्स्ट और सेकंड स्टेट के पादरी और कुलीन वर्ग को टैक्स नहीं देना होता था। इन लोगों को किस प्रकार के टैक्स देने होते थे? एक तो टाइद, जो कि धार्मिक कर था, ठीक है, जो कि चर्च वसूलता था। दूसरा था टाइल, जो कि प्रत्यक्ष कर था, और ये एक भूमि कर था। अब इसके बाद देखते हैं और भी कर थे, अप्रत्यक्ष कर थे, जैसे नमक और तंबाकू जैसी रोजाना उपभोग की वस्तुओं पर लगाया जाता था। तो प्रत्यक्ष कर भी था, धार्मिक कर भी था, अप्रत्यक्ष कर भी था। ये 3 टाइप के इन लोगों पर कर लगा दिए गए थे। इस प्रकार राज्य के वित्तीय कामकाज का सारा बोझ करों के माध्यम से जनता वहन करती थी। ठीक है, सारा जो बोझ था वो जनता पर ही आ गया था। चलिए, एक बॉक्स में नए शब्द दिए गए हैं, इनको हम लोग पढ़ लेते हैं। ज़्यादातर बीपीएससी के क्वेश्चंस जो हैं इन्हीं से आते हैं। लिब्रे, लिब्रे क्या था? तो फ्रांस की मुद्रा थी जो 1794 में समाप्त कर दी गई। ठीक है। स्टेट, क्रांति पूर्व फ्रांसीसी समाज में सत्ता और सामाजिक हैसियत को अभिव्यक्त करने वाली श्रेणी, यानी कि फ्रांस की क्रांति जब हुई उसके पहले समाज में जो सामाजिक हैसियत को बताए गए थे वे, उनका श्रेणी। पादरी वर्ग, चर्च के विशेष कार्यों को करने वाले व्यक्तियों का समूह। ठीक है, मतलब चर्च के जितने भी विशेष कार्य हैं उनको करने वाला एक समूह था। टाइद क्या था? चर्च द्वारा वसूल किए जाने वाला कर। यह कृषि उपज का 10वें हिस्से के बराबर होता था, यानी कि 1/10 हिस्सा हम किसे दे देंगे? चर्च को दे देंगे। तो ये टाइद कहला गया। ठीक है। टाइड, सीधे राज्य को अदा किए जाने वाला कर। तो ये प्रत्यक्ष कर था, डायरेक्ट राज्य को देते थे हम लोग। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे यहाँ तक। चलिए यहाँ देख लेते हैं। कुलीन व्यक्ति मकड़ा है और किसान मक्खी। ठीक है, यहाँ पे ये जो कुलीन व्यक्ति है ये मकड़ा है और ये जो किसान है ये मक्खी है, यानी कि जब चाहे तब उसे खा सकता है पूरी तरीके से। ये किसान कह रहा है कि शैतान को जितना दो उसका लालच उतना ही बढ़ता जाता है। अच्छा देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो है हम लोग जो है उन्हीं पैराग्राफ्स को पढ़ेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो, क्योंकि सबको पढ़ने लगे तो फिर काफ़ी टाइम चला जाएगा, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो सिर्फ यहाँ पे थोड़े थोड़े चीज़ों को हम लोग देख लेंगे। जीने का संघर्ष। फ्रांस की जनसंख्या 1715 में 2.3 करोड़ थी, जबकि सन 1789 में जो ये बढ़कर 2.8 करोड़ हो जाती है। ठीक है, तो जब जनसंख्या बढ़ जाएगी तो लोगों को जो खाद्य सामग्री की आपूर्ति है उसकी मांग ज़्यादा होने लगेगी, और इसी समय जो है पाव रोटी की कीमत काफ़ी बढ़ जाती है। तो यही सब फैक्टर जो है ये फ्रांस की क्रांति में भूमिका निभाते हैं। ठीक, चलिए आ जाते हैं, देखते हैं नए शब्द। जीविका संकट क्या होता है? ऐसी चरम स्थिति जब जीवित रहने के लिए न्यूनतम साधन भी खतरे में पड़ने लगते हों, यानी कि जैसे हम लोगों को है बेसिक नीड चाहिए होता है जीवित रहने के लिए, जैसे पर डे खाना चाहिए, दवाई चाहिए, एजुकेशन तो थोड़ा दूर का बात है, लेकिन बस जीवित रहने के लिए पानी चाहिए, स्वच्छ पेयजल, तो इन सब चीज़ों का जो है जब नहीं उपलब्ध हो तो उसे ही जीविका संकट कहते हैं। अनाम, जिसका नाम मालूम नहीं है। ठीक, चलिए नेक्स्ट पेज हम लोग देख लेते हैं। ये एक जीविका का संकट कैसे उत्पन्न होता है, इसका एक बॉक्स दिया हुआ है। नेक्स्ट देख लेते हैं। उभरते मध्यम वर्ग ने विशेषाधिकारों के अंत की कल्पना की। पहले भी कर बढ़ने एवं अकाल के समय किसान और कामगार विद्रोह कर चुके थे, यानी कि जब अकाल आता था या फिर टैक्स बढ़ जाता था तो किसान और कामगार विद्रोह करते थे।
परंतु उनके पास सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था में बुनियादी बदलाव लाने के लिए साधन और कार्यक्रम नहीं थे। लोगों के पास जो है उस प्रॉपर व्यवस्था को ही बदल दिया जाए, इसके लिए उनके पास कार्यक्रम नहीं थे, ना ही साधन थे। ये जिम्मेदारियां जो है तीसरे स्टेट के उन समूहों ने उठाई जो समृद्ध और शिक्षित होकर नए विचारों के संपर्क में आ सकते थे। तो अब जो है नया टैक्स लगाया जाए और अकाल के समय में भी किसानों से टैक्स लिया जाए, तो इन सब चीज़ों के खिलाफ जो है विद्रोह होने लगी। और ये विद्रोह कौन करने लगे? समृद्ध और शिक्षित वर्ग। 18वीं सदी में 18वीं सदी का मतलब क्या हुआ? सन 1700 से लेकर के 1800 के बीच, ठीक है ना। ये नहीं समझिएगा कि 1800 के बाद, ये नहीं, 1800 के बाद का घटनाक्रम नहीं, 1700 से 1800 के बीच का घटनाक्रम, ठीक है। चलिए, 18वीं सदी में एक नए सामाजिक समूह का उदय हुआ जिसे मध्यम वर्ग कहा गया। मध्यम वर्ग जो हैं वो थर्ड स्टेट के लोग थे, ठीक। और ये इनका जो उदय हुआ, ये शिक्षित हुए और इनके मन मस्तिष्क में एक नए विचार का प्रभाव पड़ा और ये 18वीं सदी में एक नए सामाजिक समूह का निर्माण हो गया जिसने फैलते समुद्र पारीय व्यापार और ऊनी तथा रेशमी वस्त्रों के उत्पादन पर बल पर संपत्ति अर्जित की थी। और ये लोग जो है संपत्ति अर्जित कर चुके थे व्यापार करके। ऊनी और रेशमी कपड़ों का या तो निर्यात किया जाता था या समाज के समृद्ध लोग उसे खरीद लेते थे, ठीक है। कुल मिला के ये जो है इकोनॉमिकली स्टेबल हो चुके थे। तीसरे स्टेट में इन सौदागरों एवं निर्माताओं के अलावा प्रशासनिक सेवा व वकील जैसे पेशेवर लोग भी शामिल थे। ये क्वेश्चन आप PVI लगा लीजिए, पूछा जा सकता है कि थर्ड स्टेट में क्या प्रशासनिक सेवा और वकील जैसे पेशेवर लोग शामिल थे? तो हाँ, शामिल थे। ये सभी पढ़े लिखे थे और इनका मानना था कि समाज के किसी भी समूह के पास जन्मना विशेषाधिकार नहीं होने चाहिए। ये PVI आप कर लीजिए कि थर्ड स्टेट के लोग, जो कि मध्यम वर्ग जो बन रहा था, उसका क्या मानना था। ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फ्रांस की क्रांति में जो मध्यम वर्ग 18वीं सदी में उभर रहा था, उसका जो है क्या मानना था। तो समाज के किसी भी समूह के पास जन्मना अधिकार विशेषाधिकार नहीं होना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को सामाजिक हैसियत का आधार उसकी योग्यता ही होनी चाहिए। स्वतंत्रता, समान नियमों तथा समान अवसरों के विचार पर आधारित समाज ही यह परिकल्पना जॉन लॉक तथा ज्यो जॉक रूसो जैसे दार्शनिकों ने प्रस्तुत की थी। तो ये सभी विचार जो है किसने प्रस्तुत किया था? तो लॉक ने और रूसो ने। आगे देख लेते हैं हम लोग अपने 2 ट्रीटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट में। देखिए ये बुक है, इम्पॉर्टेंट है काफ़ी। लॉक ने राजा के दैवीय और निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत का खंडन किया। तो कैसे भी पूछ सकता है कि द 2 ट्रीटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट बुक किसकी है? तो जॉन लॉक की है। इसमें उन्होंने क्या बताया? तो राजा के दैवीय और निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत का उन्होंने खंडन किया है। चलिए आगे देखते हैं। रूसो ने इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए जनता और उसके प्रतिनिधियों के बीच एक सामाजिक अनुबंध पर आधारित सरकार का प्रस्ताव रखा था, ठीक है। तो वो किसने सामाजिक अनुबंध पर आधारित सरकार का प्रस्ताव रखा? तो रूसो ने। मॉन्टेस्क्यू ने द स्पिरिट ऑफ लॉज नामक रचना में सरकार के अंदर विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका के बीच सत्ता के विभाजन की बात कही, यानी कि शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत किसने दिया था? तो मॉन्टेस्क्यू ने दिया था। किस बुक में दिया था? द स्पिरिट ऑफ लॉज में दिया था, ठीक है। अच्छा, ये सभी कौन थे? ये सभी फ्रांस के जो हैं दार्शनिक थे, बुद्धिजीवी थे, ठीक है। और प्रत्येक क्रांति में किसी न किसी दार्शनिक की, बुद्धिजीवियों की भागिता होती है, सहभागिता, जो बुक के माध्यम से, अपने लेखों के माध्यम से लोगों में जागरूकता जगाते हैं। तो ये वही लोग थे। मॉन्टेस्क्यू का कहना था ना कि विधायिका अलग हो कार्यपालिका से और न्यायपालिका सभी से अलग हो, यानी कि पूरी जो है शक्ति जो है, पूरे पावर जो है किसी एक व्यक्ति राजा के पास नियंत्रित नहीं है, ठीक है। जब संयुक्त राज्य अमेरिका में 13 उपनिवेशों ने ब्रिटेन से खुद को आज़ाद घोषित किया तो वहाँ इसी मॉडल की सरकार बनी थी। जब अमेरिका ब्रिटेन से आज़ाद हुआ ना, तो यहाँ पे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग ले करके जो है इसी मॉडल पे सरकार बनी थी। फ्रांस के राजनीतिक चिंतकों के लिए अमेरिकी संविधान और उसमें दी गई व्यक्तिगत अधिकारों की गारंटी प्रेरणा का एक महत्वपूर्ण स्रोत थी।
तो अमेरिका में जो अमेरिकी संविधान बना उससे फ्रांस वालों को भी प्रेरणा मिली। चलिए आगे देखते हैं। दार्शनिकों के इन विचारों पर कॉफ़ी हाउसों और सैलूनों की गोष्ठियों में गर्मा गर्म बहस हुआ करती थी। पुस्तकों एवं अखबारों के माध्यम से इनका व्यापक प्रचार प्रसार हुआ। ठीक है, पुस्तकों एवं अखबारों को लोगों के बीच जोर से पढ़ा जाता था ताकि अनपढ़ भी इन्हें समझ सकें। तो जो भी अखबार थे, पुस्तकें थे, उन लोगों के बीच में जो है जोर जोर से पढ़ा जाता था ताकि जो अनपढ़ हैं, जो नहीं पढ़ सकते, वे भी आराम से सुन सके और समझ सके कि देश में क्या चल रहा है, हमें कैसे क्रांति करनी है। इस समय लुई 16 के द्वारा राज्य के खर्चों को पूरा करने के लिए फिर से कर लगाए जाने की खबर जो है विशेषाधिकार वाली व्यवस्था के विरुद्ध गुस्सा भड़क उठा। तो लुई 16 जो है, अब फ्रांस की जो फ्रांस पर जो 10-12 अरब लिब्रे का जो है कर्ज चढ़ चुका था, तो इसके लिए लुई 16 ने क्या कर रहा था कि कर लगा रहा था। वो चाह रहा था कि नया टैक्स लगाया जाए और इससे जो है जनता गुस्सा आ गई कि हम ही लोग क्यों कर दे, एक तो पाव रोटी का दाम इतना बढ़ चुका है। अच्छा, यहाँ पे देखिए एक सू जो है फ्रांसीसी एक पैसा है। ठीक है, ये एक बॉक्स है स्रोत को, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। ऑर्थर यंग नामक एक अंग्रेज ने सन 1787 और 89 के दौरान फ्रांस की यात्रा की। ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है कि फ्रांस की क्रांति के दौरान किस अंग्रेज ने फ्रांस की यात्रा की। तो ऑर्थर यंग नामक अंग्रेज ने जो है फ्रांस की यात्रा की। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं लोग, क्रांति की शुरुआत कैसे होती है। ठीक, पिछले भाग में आप देख चुके हैं कि किन कारणों से लुई 16 ने कर बढ़ा दिए। किन कारणों से बढ़ाए थे? क्योंकि कर्ज बहुत ज़्यादा हो गया था फ्रांस के ऊपर, इसलिए। क्या आप सोच सकते हैं कि उसने ऐसा क्यों किया होगा? ऑब्वियस बात है कि कर्ज बढ़ जाएगा तो टैक्स वो लेगा, टैक्स ज़्यादा जब लोग पे करेंगे तो उसी से वो कर्ज को ख़त्म करेगा। प्राचीन राजतंत्र के तहत फ्रांसीसी सम्राट अपनी मर्जी से कर नहीं लगा सकता था। ठीक है, फ्रांस में ऐसा सिस्टम था कि जो राजा है अपनी इच्छा से कर नहीं लगा सकता है। जैसे हमारे भी देश में यदि कोई कर लगाया जाना है तो क्या प्रधानमंत्री अपनी इच्छा से लगा सकते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जैसे जीएसटी लाना था तो ये दोनों संसदों से पारित किया जाना चाहिए। ठीक है ना, तब जाके क्या कर लगाया जा सकता है, नया कर। तो उसी तरीके से यहाँ था। इसके लिए उसे स्टेटस जनरल प्रतिनिधि सभा की बैठक बुलाकर करों के अपने प्रस्तावों पर मंजूरी लेनी पड़ती थी। तो यहाँ पे भी एक संसदीय सभा थी, प्रतिनिधि सभा थी, जिसको स्टेटस जनरल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक बैठक बुलाया जाता था और सभी से जो है पूछा जाता था कि क्या नया टैक्स लगाया जाए। यदि सभी समर्थन में होते थे तो ठीक है। तो इसी प्रकार से यहाँ पे एक सिस्टम था। ठीक है, स्टेटस जनरल एक राजनीतिक संस्था थी। कैसी संस्था थी? यह एक राजनीतिक संस्था थी। इसमें तीनों स्टेट अपने अपने प्रतिनिधि भेजते थे। कौन तीनों स्टेट? तो एक पादरी वर्ग, एक कुलीन वर्ग और एक मध्यम वर्ग। ठीक है, लेकिन सम्राट यह निर्णय करता था कि इस संस्था की बैठक कब बुलाई जाए। इसकी अंतिम बैठक सन 1614 में बुलाई गई थी। तो राजा ही यह डिसाइड करता था कि कब बुलाई जाएगी, कैसे बुलाई जाएगी। ठीक है, और लास्ट बैठक जो है सन 1600 में बुलाया गया था। अब इसके 175 साल के बाद में इस बैठक को जो है लुई 16वां बुलाता है। फ्रांसीसी सम्राट लुई 16 ने 5 मई VVI, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है ये, 5 मई 1789 को नए करों के प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए स्टेट जनरल की बैठक बुलाई। प्रतिनिधियों की मेजबानी के लिए वर्साई के एक आलीशान भवन को सजाया गया। अब सभी प्रतिनिधि आएंगे तो इसके लिए आलीशान भवन को सजाया गया पहले जो है, और दूसरे स्टेट ने इस बैठक में अपने 300 प्रतिनिधि भेजे और आमने सामने की कतारों में जो है इन्हें बैठा दिया गया। तो फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट दोनों ने, यहाँ पे एक मैप ड्रॉ कर लेते हैं, फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट, इसमें 300 अपने प्रतिनिधि भेजे। ठीक है, और सामने के कतारों में इन्हें बैठा दिया गया। तीसरे स्टेट के 600 प्रतिनिधि, इसमें से जो मध्यम वर्ग जो था तीसरा स्टेट, उससे 600 प्रतिनिधि भेजे गए जो इनको पीछे खड़ा कर दिया गया था। बताइए, इन्हें बैठने की भी जगह नहीं थी। तीसरे स्टेट का प्रतिनिधि इसकी अपेक्षाकृत समृद्ध एवं शिक्षित वर्ग कर रहे थे। तीसरा जो स्टेट था उसका जो प्रतिनिधित्व था वो कहीं ना कहीं फर्स्ट और सेकंड स्टेट से ज़्यादा पढ़े लिखे लोग कर रहे थे।
अच्छा, इसमें किन किन लोगों का जो प्रवेश वर्जित था? तो किसानों का, औरतों का और कारीगरों का सभा में प्रवेश वर्जित था। फिर भी लगभग 40,000 पत्रों के माध्यम से उनकी शिकायतों और मांगों की सूची बनाई गई, जिसे प्रतिनिधि सभा अपने साथ लेकर आए थे। प्रतिनिधि जो है अपने साथ लेकर आए थे। ठीक है, तो ये एक तो अच्छी बात थी कि जितने भी ये थे औरतों की शिकायतें थीं या फिर कारीगर के, किसानों के दुख थे, वे सभी पत्रों के माध्यम से लाए गए थे। इस पैराग्राफ को आप VVI लगा लीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट पैराग्राफ है। चलिए देखते हैं कि इस पैराग्राफ में क्या है। स्टेट जनरल के नियमों के अनुसार प्रत्येक वर्ग को एक मत देने का अधिकार था। स्टेट जनरल का जो नियम था, इस नियम के अनुसार इसको भी एक मत, इसको भी एक मत और इसको भी एक मत, सिर्फ एक वोट देने का अधिकार था। ठीक है, बट आगे क्या होता है? इस बार लुई 16 इसी प्रथा का पालन करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ था। यानी कि इस बार भी लुई 16 इसी सिस्टम को पालन करने वाला था। परंतु तीसरे वर्ग के प्रतिनिधियों ने मांग रखी कि अब की बार पूरी सभा द्वारा मतदान कराया जाएगा, यानी कि टोटल जितने आदमी हैं सब मतदान करेंगे। ऐसा सिस्टम थर्ड स्टेट वाले चाहते थे, जिसमें प्रत्येक सदस्य को एक मत देने का अधिकार होगा। यह एक लोकतांत्रिक सिद्धांत था, जिसे मिसाल के तौर पर जो है रूसो ने अपनी पुस्तक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में प्रस्तुत किया था। बहुत ही इम्पोर्टेंट। तो एक वोट देने का जो अधिकार है, ये किसने प्रस्तुत किया था? तो रूसो ने। किस पुस्तक में? तो द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में। ठीक है, सामाजिक संविदा में। जब सम्राट ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, सम्राट ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि विरोध जताते हुए सभा से बाहर चले गए। ठीक है, ये सब जो घटना है ये कब की घटना है? तो 5 मई 1789 की ये सब घटना है। हुआ क्या था कि राजा जो है कर लगाना चाहता था नया, और उसके लिए तीनों स्टेट को बुलाया। प्रथम द्वितीय स्टेट से 300 आदमी गए, थर्ड स्टेट से 600 आदमी गए। राजा जो है, पहले सिस्टम चलता था कि प्रत्येक स्टेट से एक एक वोट होगा। ठीक है, बट इस बार थर्ड स्टेट वाले बोले नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को एक एक वोट मिलना चाहिए। तो राजा इस प्रस्ताव को खारिज कर देता है, और इसके वजह से जो है तीसरे स्टेट के जितने भी लोग हैं वे उठकर प्रतिनिधि सभा से बाहर चले जाते हैं। ठीक है, यही होता है इस पैराग्राफ में। तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि खुद को संपूर्ण फ्रांसीसी राष्ट्र का प्रवक्ता मानते थे। 20 जून को ये प्रतिनिधि वर्साई के इंडोर टेनिस कोर्ट में जमा हुए। ठीक है, अब जो ये थर्ड स्टेट के लोग थे, प्रतिनिधि थे, वे गुस्सा के चले गए, और 20 जून को इन्होंने यह डिसाइड किया कि हम लोग वर्साई के इंडोर टेनिस कोर्ट में, कहाँ पे? इंडोर टेनिस कोर्ट में हम लोग एक पास एकत्रित होंगे, और अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया। इन्होंने खुद को ही नेशनल असेंबली घोषित कर दिया, और शपथ ली कि जब तक सम्राट की शक्तियों को कम करने वाला संविधान तैयार नहीं किया जाता तब तक असेंबली भंग नहीं होगी। जब तक हम लोग राजा की शक्तियों को कम करने वाला संविधान नहीं बना देते तब तक इस असेंबली को हम लोग भंग नहीं करेंगे। इसका नेतृत्व कौन कर रहा था? तो मिराबो और आबेसिए। मिराबो का जन्म कुलीन परिवार में हुआ था। बताइए, सेकेंड स्टेट में, यानी कि सामंती अभिजात वर्ग या जिसको कुलीन वर्ग कहते हैं, उसमें इसका जन्म हुआ था मिराबो का, और तब वह ऐसा कर रहा था। लेकिन वह सामंती विशेषाधिकारों वाले समाज को खत्म करने की जरूरत से सहमत था। उसने एक पत्रिका भी निकाली थी और वर्साय में जुड़ी भीड़ के समक्ष जोरदार भाषण भी दिए। तो मिराबो जो है बहुत ही तेजस्वी था। और आगे देखते हैं, आबेसिए मूलतः पादरी था। ये जो है फर्स्ट स्टेट का था आबेसिए। ठीक है, और इसमें तीसरा स्टेट क्या है, शीर्षक से एक अत्यंत प्रभावशाली प्रचार पुस्तिका यानी कि पैम्फलेट निकाली। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आबेसिए किस स्टेट से संबंध रखता था? तो पादरी यानी कि प्रथम स्टेट से। इसने एक पैम्फलेट निकाली, उसका नाम क्या है? उसका नाम था तीसरा स्टेट क्या है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे मैंने एक अलग से जानकारी लिखी है कि रूसो द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, प्रत्येक सदस्य को एक मत देने का अधिकार, इसी बुक में ये दिया गया था। जो यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा ना कि ये सभी कह रहे थे कि हम सबको एक ही वोट देने का अधिकार होना चाहिए, एक एक, तो उसी के बारे में। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ। 1774 में फ्रांस का राजा कौन बनता है? लुई 16। सरकारी खजाना जो है खाली हो चुका रहता है और प्राचीन राजतंत्र के समाज का असंतोष जो है गहराता जाता है।
अब 1789 में क्या होता है, तो स्टेट जनरल का आह्वान राजा बुलाता है लुई 16 कि आइए हम लोगों को एक नया कर पारित करना है। तृतीय स्टेट नेशनल असेंबली का गठन करता है। जो थर्ड स्टेट वाले होते हुए नेशनल असेंबली बनाते हैं। बास्तिल पर हमला होता है, किसानों का विद्रोह होता है, ठीक है। अब 1791 में क्या होता है कि सम्राट की शक्तियों पर अंकुश लगाने और सभी मनुष्य को मूलभूत अधिकार प्रदान करने के लिए संविधान बनाया जाता है। हालांकि इस डेट की अभी हम लोगों ने चर्चा नहीं की है, आगे ये हम लोगों को मिलेगा। 1792 और 3 में क्या होता है, फ्रांस गणराज्य बन जाता है, ठीक है। राजतंत्र उसमें जो है राजतंत्र में से हट के ये गणराज्य बन जाता है। राजा का सिर काट दिया जाता है और जैकोबिन गणराज्य का पतन हो जाता है। तो अभी हम ये सब चीज़ें जो है अभी पढ़ना बाकी है हम लोगों को। 1804 में क्या होता है, नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बन जाता है और यूरोप के विशाल भूभाग पर कब्जा कर लेता है। और 1815 में वाटरलू में नेपोलियन की हार हो जाती है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और आगे पढ़ेंगे कि फाइनली होता क्या है, ठीक है। तो थैंक यू।